धीरे धीरे रियल लाइफ से छूट के रियल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। पेरेंट्स का प्रेशर इस हद तक कि फैमिली की प्रेस्टीज डिपेंड करती है बच्चे के नंबर कितने आए। जो माँ बाप अपने जीवन में नहीं अचीव कर पाए वो बच्चे के थ्रू वाइकेरियसली अचीव करना चाहते हैं। ये जो थ्रू अवे कल्चर है ना, वो उसने तब बात करी थी। रिश्तों में ट्रांजिएंस, 2 दिन की दोस्ती है, महीने भर का अफेयर है, साल में 5 अफेयर हो रहे हैं। अब इसमें कोई हम मॉरल जजमेंट न करें, जैसे पीढ़ियां बदलती है तो रिलेशनशिप बदलते हैं, लेकिन हाँ हमें जेन जी को मदद ये करनी चाहिए कि भाई अगर चीजें अस्थायी हैं तो ये स्वीकार करें। कोविड के दौरान हम सब सीख गए थे कि खुलेपन से अपने मानसिकता की बात कर लेते थे, लेकिन बाकी चीजों की तरह वो आसानी से हमने बुला दिया। मानसिक तकलीफ के लिए मदद मांगना नैतिक हिम्मत चाहिए, वीकनेस की निशानी नहीं है। हम बच्चे को देख के कहते हैं भैया इनकी तो काउंसलिंग करें, लेकिन पहले आपकी भी करनी जरूरी है। डॉक्टर साहब, वेलकम ऑन हेल्थ ऑन एयर। नमस्कार। नमस्कार सर, ये आज के युवा डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं लेकिन भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले एक बात करें, एक होता है बाहरी सच्चाई का जीवन, रियल लाइफ आउटसाइड वर्ल्ड में। दूसरा एक हम सबके होता था डिजिटल एज से पहले भी फैंटेसी वर्ल्ड, और खासकर वो यंग एज में युवावस्था में ज्यादा होता है। इंसान अपनी उधेड़बुन में, अपने ख्याली पुलाव में जी रहा। डिजिटल एज ने सबसे बड़ी मुश्किल ये कर दी है कि वो जो ओवरलैप था बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ जैसे कहते हैं, वो बहुत मुश्किल हो गया। बिकॉज डिजिटल एज में जो स्टिमुलाई मिल रहे हैं, जो गेम्स मिल रही है, जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो इतना आकर्षक है कि बच्चे या युवा वर्ग या इवन वयस्क धीरे धीरे रियल लाइफ से छूट के रियल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो आर्टिफिशियल फैंटेसी लाइफ दिमाग के अंदर होती थी, वो अब हमें बाहर से स्टिमुलाई मिलते जा रहे हैं। अच्छा, डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर इंक्रीजिंगली कॉमन अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। इट इज। व्हाट आर अर्ली वार्निंग साइंस यंग पीपल शुड नॉट इग्नोर? सबसे पहला एक है, जो भी बच्चे का या उस किशोर का स्वभाव है, बेसिक नेचर है, उसमें कोई बदलाव आए। कोई बच्चा चुप रहने वाला था, वो एकदम से बहुत बात करने लगे। कोई खुशहाल बच्चा था, बहुत मित्र थे, वो चुपचाप रहने लगे, अपने कमरे में चुप रहे, बंद रहे, है ना। फंडामेंटल चेंज इन वंस पर्सनालिटी, ये पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स बेस समझेंगे। दूसरा, अगर रिश्तों में कड़वाहट होने लगे, है ना, फैमिली के या दोस्तों से रिश्ते में। तीसरा, अगर स्कॉलरशिप परफॉर्मेंस डाउन हो जाए तो वो एक इंडिकेशन है। और सबसे बड़ा रेड सिग्नल होना चाहिए मुझे लगता है, अगर सुसाइडल बात हो। अगर बच्चा कोई किशोर आप ऐसा कहते हुए सुने, नहीं यार अब तो शायद मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी करूंगा, तो वो रेड सिग्नल है। ओके, दैट्स वर्थ अटेंडिंग टू। ओके, हो सकता है गलत हो सकता है कुछ भी समस्या कुछ देख के या कुछ समझ के। राइट, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू err on the safe side। अच्छा, इस सोशल मीडिया वर्सनिंग कंपैरिजन कल्चर एंड सेल्फ एस्टीम इश्यूज अमंग जेन जी? सीरियसली, बहुत सीरियसली। जैसा मैं पहले कहा, पहले भी होता था, लेकिन वो वहां से पाश्चात्य देशों से या शहरों से गांव तक खबर पहुंचने में ही टाइम लग जाता था, और विजुअल उतना नहीं था। अब जो है 2-3 है ना, हम अगर गौर करें स्टॉप करके, 2-3 खासियतें सोशल मीडिया की और मॉडर्न एज की। इमीडिएट, भाई आज न्यूयॉर्क में घटना हुई, 2 मिनट में यहाँ उसका विजुअल पहुंच गया, इंस्टेंट। एक। दूसरा, वो रिपीटेटिव हो रहा, टेलीविजन पे या डिजिटल मीडिया पे, रील पे वो 10 बार दिखाया जा रहा है, मुझे पसंद आया, मैं 20 बार उसको देख रहा हूँ। और ग्रुप इन्फ्लुएंस, वो आपके दोस्त कहते हैं वो वाली रील देखी, तो इमीडिएट है, रिपीटेटिव है और ग्रुप बेस्ड है, तो इसका असर दिमाग पे, मन पे ज्यादा। अच्छा, क्या युवा कहते हैं कि उन्हें जीवन में दिशा या उद्देश्य नहीं मिल रहा है? क्या ये मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा है या सामाजिक बदलाव का हिस्सा है? मुझे लगता है वो 2 मुद्दे भी है, एक और भी पहलू है। मैं ये जरूर मानता हूं प्रामाणिकता से कि व्यक्तिगत रूप से और डॉक्टरी रूप से भी, कि हर पीढ़ी को ऐसा लगता है कि ये नई पीढ़ी खोई हुई है, और ये सच नहीं साबित हुआ। नई पीढ़ी अल्टीमेटली अपने आप को ठीक कर लेती, लेकिन हाँ, बहुत सारे किशोरों को युवावस्था में उस पीरियड में ऐसा लगता है जैसे दिशा नहीं मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत निराशा की भी जरूरत है। मानव जाति अपने आप को ठीक कर लेती है, लेकिन हाँ, वो जो पीरियड है अनश्योरिटी का, है ना, जहां किशोर भी क्लियर नहीं है, वहां सपोर्ट मिल जाए, सही दिशा निर्देश मिल जाए। अच्छा, लगातार सफलता पाने का दबाव युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को किस हद तक प्रभावित कर रहा है? काफी हद तक। खुद अपनी महत्वाकांक्षा, पीयर ग्रुप का प्रेशर, भाई 10 में से किसके कितने नंबर आए, पेरेंट्स का प्रेशर, इस हद तक कि फैमिली की प्रेस्टीज डिपेंड करती है बच्चे के नंबर कितने आए। आप गौर करें, सोशल सर्कल में
पेरेंट्स के कॉलर ऊंचे हो जाते हैं, वो सीधा तान के चलते हैं, भाई 95% आ गए। अगर बच्चे के 89% आ गए तो बेचारे सिकुड़ गए, शर्म से चले आते हैं। ये जो माहौल है ये गड़बड़ है। यहाँ एक रसप्रद बात बता दूं, जो प्रधानमंत्री जी के उसमें भी अक्सर हमने बात कही है, मन की बात में, परीक्षा, हाँ, और परीक्षा पे चर्चा में भी। देखो, अगर गौर करें, लेकिन वो बात की उम्र में समझ आती है, यंग एज में वो समझ नहीं आती। आपकी बुद्धिमत्ता का आंक, आपके नंबर कितने आए मार्क्स में, आपकी करियर कैसी बनी, आपका सामाजिक जीवन कैसा है, और आपका संतोष जीवन में सुख कितना है, इन पांचों का कोई संबंध नहीं है आपस में। जो टॉपर से वो शायद कोई सफल नहीं हुए, जो बैक बेंचर से वो सफल हो गए। लेकिन ये बात उस यंग एज में स्वीकार करना मुश्किल होती है। सबको लगता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। अब 100 जन की क्लास में सब तो फर्स्ट हो नहीं सकते, एक ही आएगा, ये मुश्किल है। अच्छा, क्या माता पिता अनजाने बच्चों पर अत्यधिक अपेक्षा का दबाव डाल रहे हैं? बहुत ज्यादा। और यहाँ जैसा मैं कहा, एक तो सोशल प्रेस्टीज हो गया, तीसरा एक दूसरा मानसिक थोड़ा सा गहराई का एक्सप्लेनेशन है। जो माँ बाप अपने जीवन में नहीं अचीव कर पाए, वो बच्चे के थ्रू वाइकेरियसली अचीव करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं आईएएस में नहीं ज्वाइन कर पाया, तो अपने बेटे को आईएएस बनाता हूँ। मैं प्लेयर नहीं बन पाया तो बच्चे को प्लेयर बनाता हूँ। जो गलत नहीं है, मुनासिब है कुछ हद तक, लेकिन ये दबाव इतना बढ़ जाए कि बच्चे को परेशान करे। तो अक्सर ये होता है, अगेन लाइट वेन में, लेकिन सीरियसली कहूँ, अक्सर मेरे साथ तो ये जरूर होता है, हमारे साथियों के साथ, पेरेंट्स ले आते हैं बच्चे को कि सर इसकी काउंसलिंग कर दो। हम बच्चे को देख के कहते हैं भैया इनकी तो काउंसलिंग करेंगे, लेकिन पहले आपकी भी करनी जरूरी है। अच्छा, ब्रेकअप, दोस्ती में दरार और ऑनलाइन बुलिंग से निपटने के लिए युवाओं को भावनात्मक रूप से कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? यहाँ मेरा विचार थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है। आपको याद होगा, शायद मैं याद हो, 50 से पहले, करीब 55 साल पहले एल्विन टॉफलर ने एक किताब लिखी थी, फ्यूचर शॉक। वहां उसने बात करी थी जो अब सच्चाई हो रही है जीवन के हर पहलू में। हर चीज ट्रांजैक्शनल है, हर चीज ट्रांजिएंट है। ये जो थ्रो अवे कल्चर है ना, वो उसने तब बात करी थी। रिश्तों में ट्रांजिएंस, 2 दिन की दोस्ती है, महीने भर का अफेयर है, साल में 5 अफेयर हो रहे हैं। अब इसमें कोई हम मॉरल जजमेंट ना करें, जैसे पीढ़ियां बदलती है रिलेशनशिप बदलते हैं, लेकिन हाँ, हमें जेन जी को मदद ये करनी चाहिए कि भाई अगर चीजें अस्थायी हैं तो ये स्वीकार करें। इसमें जो इमोशनली वल्नरेबल बच्चे हैं वो वहां फंसे रहते हैं देवदास की तरह। तो देवदास नहीं बनना हमने ना, फिलेंडर भी नहीं बनना है, लेकिन देवदास भी नहीं बनना। अच्छा, शहरी युवाओं में थेरेपी को लेकर खुलापन बढ़ रहा है, क्या ये सकारात्मक संकेत है? सकारात्मक संकेत है, यकीनन, उसको कोई संदेह नहीं है। 2-3 मुद्दे इसमें थोड़ा वार्निंग के रूप में है, हम लोग जो महसूस करते हैं सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट सेक्टर में भी। अक्सर पूरी इज्जत के साथ कहूँ, हमारे काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट, ऑल ऑफ देम आर नॉट वेल क्वालिफाइड। देखिए, इस समाज में, इस देश में रेगुलेटरी अथॉरिटीज बड़ी वीक है। तो एमफिल पीएचडी किया हुआ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो एक लेवल है, एमए करके आप साइकोलॉजिस्ट हो, वो कानून भी आप स्वीकार करता है। आप बीए स्टूडेंट हो, आपने काउंसलिंग सर्विस शुरू कर दी। और दूसरा इसका पहलू बताऊं, ये हुआ कोविड के दौरान बहुत ज्यादा। जनता में जरूरत थी, सभी लोग परेशान थे। अच्छा, जिन्होंने शुरू किया उन्होंने शायद अच्छे इरादे से किया, लेकिन फिर वो कमर्शियलाइजेशन हो गई है। और थर्ड, इसमें जो मैं कहता चाहूंगा आम जनता से सीधे, अगर आप खुद जाते हैं या बच्चे को काउंसलिंग ले जाते हैं, जरूर करें, लेकिन आप ध्यान रखें और काउंसलर्स के पूछें कि जहां डॉक्टरी सलाह की, इलाज की जरूरत है, वहां जाना चाहिए। अक्सर काउंसलर रिफर नहीं कर पाते। तो ये जो हम बात कर रहे थे कैमरा से पहले, सुसाइड रिस्क जो है, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में जाएं, इनमें से बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग पे थे। लेकिन वो जो हमने कहा ना रेड सिग्नल, वो माँ बाप भी पकड़ पाए, काउंसलर भी पकड़ पाए और सही टाइम पर रेफरल कर पाए। अच्छा, ये जो युवाओं में आत्महत्या के जो बढ़ते इंसिडेंट्स हैं, इसको रोकने के लिए स्कूलों में क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, कुछ काउंसलिंग करनी चाहिए? एक्चुअली हुआ 30-35 साल दिस वेरी पैथेटिक, लाइक छोटे-छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और ये बताऊं दिखालसा से, हमारा विज्ञान भी 30-40-50 साल पहले इस गलतफहमी में था कि यंग बच्चों में डिप्रेशन या सुसाइड नहीं होता या ओल्ड एज में नहीं होता है, दोनों गलतफहमी थी। होता है। बायोलॉजिकली कॉज डिप्रेशन 6-7-5 साल के बच्चों में देखा गया। तो बायोलॉजिकल डिप्रेशन हो, अनुवांशिक कारणों से, और हालात ऐसे मिल जाएं, तो किसी भी बच्चे में अगर डिप्रेशन की निशानी दिखे तो उसका इलाज या काउंसलिंग करवाएं। पहली बात, माहौल ऐसा बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगता है, अगर ये जनता से साफ कहूं,
माहौल ऐसा बना है कि कोई भी बच्चा, कोई भी किशोर, हम में से कोई भी परेशान हो तो झिझक ना करे, शर्म ना करे अपनी परेशानी बयां करने में। हम ये सीख गए थे, फिर कोविड का रेफरेंस लूं, कोविड के दौरान हम सब सीख गए थे कि खुलेपन से अपने मानसिकता की बात कर लेते थे, लेकिन बाकी चीजों की तरह वो आसानी से हमने भुला दिया। अब हम वही पुरानी राह पे चल गए। अरे यार, मैं बात करूंगा तो फिर दोस्त क्या कहेंगे, वो कहेंगे ये तो वीक है। और एक बार फिर अलग शब्दों में कहना चाहूं, मानसिक तकलीफ के लिए मदद मांगना नैतिक हिम्मत चाहिए, वीकनेस की निशानी नहीं है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। तो उसकी हिम्मत के लिए आपको चाहिए कि एक ऐसा माहौल माहौल बनना ऐसा पड़ेगा क्रिएट हो, हाँ। माँ बाप, आपके दोस्त हो, आपके पड़ोस में रहने वाले लोग। और मैं ये सच में मानता हूं, आप भी सोचो, मैं चाहूंगा जनता सोचे, कोविड के दौरान मुझे लगता है वो माहौल बन गया था। उस वक्त भी मैं कहता था वेबिनार्स पे, मुझे ये उम्मीद थी और अभी भी है कि वो माहौल, जो सकारात्मक माहौल मानसिक रूप के बन गया था, वो चलता रहता, लेकिन वो थोड़ा कम हो गया। अब हम हमारे पुराने ढांचे में आ गए। ओके, अच्छा, लड़कों में भावनाएं व्यक्त ना करने की प्रवृत्ति क्यों है और इसे कैसे बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जाना चाहिए। मैं क्या लड़कियों में ज्यादा होता है, वो व्यक्त ज्यादा कर देती है? दो बातें, बायोलॉजिकली इमोशनलिटी, भावनात्मक फीलिंग्स ज्यादा होती हैं, और उसका सोशल एक्सप्रेशन भी ज्यादा है और एनकरेज भी किया जाता है। बच्चा अगर रोए तो माँ दो चांटे मार देगी, बॉयज डोंट क्राई। यस। तो ये गलत है। दोनों लिंगों को, मुझे लगता है तीनों लिंगों में भावनात्मक, जैसे हमने पहले कहा, भावनात्मक होना या भावनात्मक होने के कारण मदद की जरूरत पड़ना या मदद मांगना कोई गलत बात नहीं है। Being emotional is a sign of strength and not a sign of weakness. What simple daily habits can young people adopt to protect their mental well-being? मुश्किल है, क्योंकि हमारे युवाओं को लगेगा कि हम उपदेश दे रहे हैं और इनको ज्ञान पसंद नहीं आता, लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से सच है, और अगर हम लोग यंग एज में ये समझा सकें हमारे युवाओं को, स्लीप हाइजीन, रेगुलर स्लीप हैबिट बहुत मायने रखती है। मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज, व्यस्तता, खालीपन बहुत बहुत बुरा असर करता है दिमाग पे, हम सब जानते हैं, है ना। और एम्प्टी माइंड इज ऑलवेज अ डेविल्स वर्कशॉप। सबसे बड़ी बात, जैसे मैं बार बार कहा, शेयर करें, एक्सप्रेस करें। अच्छा, हाउ कैन स्कूल्स एंड कॉलेजेस क्रिएट साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट? अगर किसी बच्चे को मानसिक तकलीफ में पाया जाए तो उसकी हंसी ना हो, तो स्कूल में साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए? साइकियाट्रिस्ट नहीं, जरूरत है काउंसलर। और 30-40 साल पहले वो सिस्टम तो शुरू हो गया। सरकारी स्कूलों में भी कानूनन और प्रशासनिक रूप से, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में। सच्चाई ये है बदनसीबी से कि बहुत सारे सेक्टर्स में वो काउंसलर्स का मैनेजमेंट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है क्लासेस लेने के लिए। तो वो काउंसलिंग का जो सही पर्पस है स्कूल में, वो सब कम होता था, अब होने लगा है। ये पक्की बात है कि समाज के साथ साथ स्कूल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल भी इन चीजों को समझ रहा है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा था, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं बन जाए। अच्छा, ये सहज सा है। किसी भी मानव समाज में, किसी भी स्तर पे 50 में से अगर 5 जने इमोशनली ट्रबल्ड हैं, तो उनकी हंसी होती है, उनको अलग थलग कर दिया जाता है, स्टिग्मेटाइज होता है। लेकिन ऐसा ना हो या कम हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे स्कूल हो। स्टिग्मा जो है, मानसिक रूप से परेशान होना, उसका स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट सिंपल हैबिट्स, डेली हैबिट्स कैन यंग पीपल अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट देयर मेंटल वेलबीइंग? स्लीप हाइजीन, गुड फूड, मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज। तो फूड तो आजकल लोग कुछ खाते ही नहीं, अच्छा, सब घरों का खाना नहीं खाते। वही मैंने कहा ना कि इनको लगेगा ज्ञान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये जो फूड, फास्ट फूड और घर पे सप्लाई ऑर्डर पे, उसका इफेक्ट कैसे होता है, गलत इफेक्ट कैसे होता है, नेगेटिविटी कैसे आती है उससे? इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्च अब हो रही है गट, हमारी खाने पीने की आदत, एंड हेल्थ, एंड इवन मेंटल हेल्थ पे। और उससे भी बड़ी बात, अगर हो सके तो अल्कोहल और टोबैको और वीड जैसे पदार्थों से दूर रहें। अगर फिर भी आपकी इच्छा करती है तो उसको सीमित रखें। अच्छा, कई लोग जो स्मोकिंग में है वो सोचते हैं कई बार वीड को स्मोक में मिक्स करके लेते हैं। वो सोचते हैं कि स्मोक नहीं कर रहे हैं, हम वीड कर रहे हैं, इस वजह से हम स्मोक नहीं कर रहे हैं। ये बहुत, इज इट सेफर और इज इट मोर डेंजरस? नो, इट्स नॉट, इट्स इक्वली डेंजरस। इट्स लाइक वेपिंग, तंबाकू और जैसे वेपिंग है। वेपिंग भी ऐसा है। वेपिंग 30-35 साल का, 40 साल का पुराना टोबैको एडिक्शन वाला मरीज है, उसमें वेपिंग एक सॉल्यूशन हो सकती है। लेकिन वो वेप आ गई है 15, 16, 17 साल के बच्चों के हाथ। तो जो एक ट्रीटमेंट मेथड था,
यस 50-55 की उम्र के जो व्यक्ति नहीं छोड़ पा रहा, उसको हमने वेप का सहारा दे दिया। ओके लेकिन वो चूंकि फ्री मार्केट में हो गया, तो वेपिंग बाकी हर चीज की तरह एक बड़ा बैलेंस अप्रोच रहना, वो नहीं हो पाता है। और कैनाबिस की जो आपने बात कही, वीड की, वो बहुत सीरियस है। एक इंटरनेशनल लॉबी बहुत बड़ी है, एक दो, जो कैनाबिस को प्रमोट कर रही है। अगर आप करें अल्कोहल बिकॉज अमेरिका यूके वगैरह कंट्री में वीड्स हैव बिकम काफी चल पड़ा, लीगलाइज हो गए, वहाँ इसके पार्लर्स हैं, वहाँ लोग बैठ के स्मोक कर सकते हैं। और वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए थोड़ा गड़बड़ है। राइट अच्छा, इफ यू हैड वन मैसेज फॉर इंडियाज यूथ अबाउट मेंटल हेल्थ, व्हाट वुड बी? जमाना आपका है, भविष्य आपका है, लेकिन आप इसको कैसा बनाओगे ये भी आपके हाथों में। थैंक यू डॉक्टर।